फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि बकरियों में लिस्टेरियोसिस को किस तरह से पहचानना है, उनके क्लिनिकल सिम्टम क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर लिस्टेरियोसिस किसी बकरी को हो गया है तो उसका इलाज क्या करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है, कौन सा एंटीबायोटिक इसमें काम करता है और सपोर्टिव मेडिसिन में आप क्या लेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लिस्टेरियोसिस का ट्रीटमेंट अप्रोच तो बेहतर सीख ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो सिम्टम आता है, तो मैंने पिछले क्लास अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिस्टेरियोसिस होता है रुमिनेंट्स में, ये सिस्टेमिक नहीं होता है। कहने का मतलब ये सेप्टिसिमिक फॉर्म मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में होता है। रुमिनेंट्स में सिर्फ ये मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस या इंसेफेलाइटिस करता है और एबॉर्शन करता है, जनरली यही होता है। तो हम लोग सेप्टिसिमिक फॉर्म की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम लोग जो ट्रीटमेंट भी बताएंगे वो इंसेफेलाइटिक फॉर्म जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है और नर्व का डैमेज होता है उसकी बात करेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया था कि लिस्टेरियोसिस के मुख्य जो सिम्टम हैं उसमें एक तो यूनिलेटरल प्रॉब्लम आता है। अगर जो भी ब्रेन का प्रॉब्लम होता है वो एक साइड का होता है, यानी कि एक साइड की फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, यानी कि उसके चेहरे पे पैरालिसिस हो सकती है, उसकी आंखों की पुतलियों पे पैरालिसिस हो सकती है, या उसका कान जो है वो ड्रॉप्ड हो जाता है और उसको फेशियल पैरालिसिस, ट्राइजेमिनल नर्व पैरालिसिस या फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है। दूसरा, उसमें कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट अगर नर्व का रहता है तो वहाँ पे वो हेड को टिल्ट करके रखती है या वो रोटेट करती है या वो गोल गोल घूमती है, जिसे सर्कलिंग डिजीज भी इसे कहा जाता है। तो ये सिम्टम अगर आते हैं तो इसको हम लोग नर्वस फॉर्म ऑफ लिस्टेरियोसिस कहते हैं और फिर आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि बैक्टीरिया को मारना होता है। तो जो लिस्टेरिया बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसको किल करने के लिए आपको जो एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना है उसका विशेष ध्यान देना होता है। तो जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है वो पेनिसिलिन होता है और पेनिसिलिन का जो डोज है वो हाई डोज पे आपको रखना पड़ता है। 22,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको दिन में 2 बार पेनिसिलिन लगाना होता है। 3 से 5 दिन तक अगर आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे रिकवरी हो सकती है, यानी कि 22,000 यूनिट के हिसाब से आपको पेनिसिलिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा एंटीबायोटिक जो इसमें कहा जाता है कि इफेक्टिव है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी डोज हाई होता है। अगर लिस्टेरिया को आपको ब्लड से क्लीन करना है तो एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे उसको लाना होगा और तब जाके वहाँ से बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो पाएगा। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप 16.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। इसका जो डोजिंग है 1 in a day होता है। लिस्टेरियोसिस अगर हो गया है तो इससे लोअर डोज पे अगर आप बकरियों में रखते हैं तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को आपको हमेशा जब भी इस्तेमाल करना चाहिए कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि 16.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप दे रहे हैं कि नहीं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जब आप लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए ये इंट्रामस्कुलर जो प्लेन वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो बकरियों में इसको इंट्रामस्कुलर लगाना अवॉइड करना चाहिए। डोज भी आप देखेंगे तो काफ़ी बनेगा क्योंकि 1 ml में 50 mg ही रहता है जो प्लेन वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आता है। तो उसको आप चाहें तो नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके इंट्रावेनस रूट से दें तो बकरी में पेन भी नहीं होगा और फिर उसको वो टॉलरेट भी कर लेगी। तो या तो आप पेनिसिलिन पे शिफ्ट करें या आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक्चुअली बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। कहने का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है, किल नहीं करता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। तो अगर उसका ग्रोथ नहीं होगा तो फिर बॉडी जो है वो काम करके उसको वहाँ से राइड ऑफ करती है। तो अगर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या बैक्टीरियोस्टैटिक कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल में ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टेरॉयड अवॉइड करना चाहिए या वैसा ड्रग अवॉइड करना चाहिए जिससे इम्यूनोसप्रेशन होता है। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यहाँ पे नहीं लेते हैं। दोनों ही प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेना है और स्टेरॉयड देना है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि स्टेरॉयड यहाँ पे देने से नर्वस फॉर्म जो रहता है उसमें बेनिफिट भी मिलता है और हार्म भी हो सकता है कि स्टेरॉयड जो होता है वो इम्यूनोसप्रेशन करता है। तो एंटीबायोटिक के साथ जनरली हम लोग
यहाँ पे जब नर्वस फॉर्म रहता है तो रिकमेंड करते हैं कि 1 या 2 शॉट आपको स्टेरॉयड लेना चाहिए। स्टेरॉयड में आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन भी हाई डोज में लेना पड़ता है, 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको डेक्सामेथासोन देना होता है। तो डेक्सामेथासोन 2 काम करता है, एक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जो होती है या इंसेफेलाइटिस जो होती है उसके इन्फ्लामेशन को चेक करता है, साथ ही साथ ब्रेन एडिमा को कंट्रोल करता है और नर्व डैमेज होने से रोकता है। तो वो तो फायदेमंद है कि नर्व डैमेज को फर्दर होने से रोक देगा और नर्व के एडिमा को रोक देगा, लेकिन वो इम्यूनो सप्रेशन भी करता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पेनिसिलिन के साथ जाएं, ना कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ जाएं। इसी तरह से बैक्टीरियोस्टैटिक एक और सल्फा ड्रग जो आता है उसका भी इसमें इस्तेमाल रिकमेंडेड है। तो ये जो 3 दवाएं हैं ये पहले से चलती आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल यहाँ पे रिकमेंडेड है। अभी अगर आप जैसे देखेंगे तो जो और भी इफेक्टिव दवाएं आई हैं उनमें से आप मार्वोफ्लॉक्सासिन को ले सकते हैं। मार्वोफ्लॉक्सासिन के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 ड्रग्स को कंबाइन कर दें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एंटीबायोटिक कंबाइन किया जाता है तो बैक्टीरिसाइडल के साथ बैक्टीरिसाइडल देते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ बैक्टीरियोस्टैटिक देते हैं। तो मार्वोफ्लॉक्सासिन एक साइडल ड्रग है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ मार्वोफ्लॉक्सासिन कंबाइन कर लें। आजकल ये भी रिसर्च में आया है कि जो जेंटामाइसिन है उसको या अमीकासिन है उसको कंबाइन करके जब आप मार्वोफ्लॉक्सासिन के साथ देते हैं तो वहाँ पे उसकी एफिकेसी काफ़ी होती है। बट आप अगर मार्वोफ्लॉक्सासिन देना चाहते हैं तो उसके साथ पेनिसिलिन का भी इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग को बैक्टीरिसाइडल के साथ हमेशा ही अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देगा और जब बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा तो जो किल करने वाला है वो उस पर काम किस तरह से करेगा। जब तक ग्रो नहीं करेगा तब तक उसको किल नहीं कर सकता है। तो दोनों को कंबाइन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको एक एंटीबायोटिक कौन सा सिलेक्ट करना है। इसके साथ में आपको स्टेरॉयड देना है, जैसे कि मैंने बताया हाई डोज में देना है, वो ब्रेन एडिमा को भी रोकेगा और वो आपके इन्फ्लामेशन को भी सबसाइड करेगा। डेक्सामेथासोन की जगह पे आप चाहें तो प्रेडनिसोलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन भी 0.5 से 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जा सकता है। 3 से 5 दिन तक आप स्टेरॉयड पे रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म है तो ज़्यादा दिन तक स्टेरॉयड पे रखना पड़ता है। अदरवाइज 1-2 शॉट आप स्टेरॉयड का दीजिए, उसके बाद आप नेसाइड पे शिफ्ट कर लीजिए, फ्लूनिक्जिन मैग्लूमिन पे शिफ्ट कर लीजिए या मेलॉक्सिकैम पे आप शिफ्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जो है इन्फ्लामेशन को रोकेगा लेकिन इम्यूनो सप्रेशन नहीं करेगा। तो एंटीबायोटिक देना है और इन्फ्लामेशन को रोकना है। तीसरा काम क्या करना है, आपको उसके नर्व को रीजनरेट कराना है। तो नर्व को अगर रीजनरेट कराना है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली न्यूरोटॉनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे न्यूरोटॉनिक्स जो B1, B6, B12 रखते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में रखते हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ काफ़ी मदद मिलेगी। उसको भी आपको 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल में लेना होगा। चौथी दवा जो है, अगर ब्रेन एडिमा बहुत ज़्यादा हो गया है, एनिमल जो है रिकमेंड हो गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप मैनिटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनिटॉल जो डोज है वो 2 से 5 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप जा सकते हैं। यानी कि अगर 10 किलो की बकरी है तो 20 ml से लेकर के आप 50 ml स्लो इंट्रावेनस देंगे। मैनिटॉल जब भी दिया जाता है उसको स्लो दिया जाता है, यानी कहने का मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड लगना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट लगना चाहिए। 30 मिनट से कम में अगर आप इन्फ्यूज़ कर देंगे तो उसका जो मेन रोल है ब्रेन के एडिमा को राइड ऑफ करना वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर एनिमल ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस है, तो पहले उसे आपको हाइड्रेट करना होगा, उसके बाद आप मैनिटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जिनको आप यूज में लेंगे। एक तो एंटीबायोटिक, दूसरा नेसाइड या आप स्टेरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा जो है न्यूरोटॉनिक है और चौथा जो है उसको आप मैनिटॉल पे रख सकते हैं। तो 4 चीज़ें आप मेडिसिन इसमें ले सकते हैं जिससे कि आप लिस्टेरियोसिस के केस को 50% तक बचा सकते हैं। बहुत ही फैटल डिजीज होता है, इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो 50-50 चांस है, अगर आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट अप्रोच लेंगे
और अगर आपने सही पहचाना है कि ये लिस्टरियोसिस का केस है तो मुझे लगता है कि वो केस जो होगा वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप सबों को एडुकेट करता रहूँगा और आपकी फील्ड प्रैक्टिस को बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में आप लोग की प्रैक्टिस काफ़ी इम्प्रूव भी होगी और एक तरह से मैं इनडायरेक्टली किसानों की सेवा कर पाऊँगा जिनकी जो सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है उनको अगर सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो उन जानवरों का भला होगा, फिर किसानों का भी भला होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मेरा मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं। इंडिया में रहने वालों के लिए ही सिर्फ मेंबरशिप है, इसलिए मैं इंडिया से जो बाहर मेरे फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये यूट्यूब का पॉलिसी है कि एक करेंसी को ही वो मेंबरशिप दे पाता है। उन लोगों का बहुत सारा मुझे कॉल आता है लेकिन मुझे ना कहना पड़ता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से मेंबरशिप सिर्फ इंडिया के लोगों को ही पॉसिबल है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि ये जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो मेरे बड़े काम का है, वो मुझे कितने पैसे कमा के देगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।